नमस्कार बच्चों। मैं प्रशांत सिंह आपका एक बार फिर सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू जो वर्ष 2022 से लेकर 2014 तक के हैं सारे। ठीक है। और एक भूल सुधार मुझे करनी है। जो पिछली क्लास में मैंने हिस्ट्री के पीवाईक्यू कराए थे उसमें एक प्रश्न था कि ब्रिटिश राज की स्थापना का औपचारिक श्री गणेश किस युद्ध में हुआ था। उसमें उत्तर था प्लासी का युद्ध। तो उसमें मैंने बताया था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में जो तारीख लगी थी वो 22 अक्टूबर 1962 हो गई थी। तो उसको आप भूल सुधार करके 22 अक्टूबर 1764 कर लीजिए। ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। इसके ऑप्शंस हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों के, दूसरा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के और आर्थिक रूप से वंचितों के। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। आपने पढ़ा होगा। इसका उत्तर होगा बी। अनुच्छेद 46 ये आते हैं भारत के डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है वो ये कहता है कि जितने भी एससी एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके अनुच्छेद और भी मूल अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये। ठीक है। अनुच्छेद 46। दूसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध में किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु लागू नहीं होंगे। तो पहली चीज 5वीं अनुसूची क्या है पता होना चाहिए। ठीक। तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची है। 5वीं और छठी अनुसूची, दो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए रखी गई हैं। तो इसमें 5वीं अनुसूची में जो कहा गया है उसके लिए उत्तर होगा इसका 2 और 3, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्यों? क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो अनुसूचित 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुसूचित 6 के अंतर्गत। तो इसका उत्तर जो है आपका, मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, कर देता हूँ कि जो आपकी अनुसूची 6 का में जो प्रशासन दिया गया है उसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन आता है। कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रपति देखते हैं, कुछ क्षेत्रों को राज्यपाल देखते हैं, उनके अंतर्गत ही उसका प्रशासन देखा जाता है। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल अंतरणीय वोट या मत विधि द्वारा किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक स्थायी निकाय है किंतु राष्ट्रपति द्वारा इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन जो इसका है ये तो सही है कि किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही इसका चयन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल अंतरणीय वोट विधि द्वारा किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है ये कौन सा सिस्टम है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाँ, ये भी सही है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में चले जाते हैं, 2/3, 1/3 सदस्य। और चौथा इसका ऑप्शन है एक स्थायी निकाय। ये सत्य है कि यह एक स्थायी निकाय है, लेकिन राष्ट्रपति पहले भी इसे विघटित किया जा सकता नहीं। स्थायी निकाय है तो इसे विघटित तो किया ही नहीं जा सकता पहले कभी भी। यह हमेशा पूरे वर्ष भर रहती है। लोकसभा का जैसे विघटन होता है, सत्रावसान होता है। विघटन जो होता है, देखिए, विघटन और सत्रावसान 2 अलग अलग शब्द हैं। इसका ऑप्शन पहले लगा लेते हैं, डी है, ठीक है। विघटन और सत्रावसान, जो विघटन है किसी भी सभा का, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, विघटन जो है ये जो है वहाँ का सभापति करता है, ठीक है। सभापति या स्पीकर होता है जो, ठीक है, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर हो गया। और इसका जो सत्रावसान है वो करता है राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? मूल अधिकार, पहली चीज, मूल अधिकार कितने हैं भारत में? 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार कितने हो गए? 6 मूल अधिकार हैं अब वर्तमान में, ठीक। स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक। ऐसे इसी प्रकार से मूल अधिकार कुल 6 दिए गए हैं। तो केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। हाँ, जो ऐसे मूल अधिकार जो हैं जो केवल भारत के नागरिकों को, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी अनुच्छेद के 19 के अंतर्गत ABCD करके कुछ पैरा आते हैं, EF करके। उसके अंतर्गत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है किसी भी राज्य में। कुछ राज्यों में बंधन दिए गए हैं विचरण करने की, जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं जो, उसमें 371 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, बिना किसी अनुमति के वहाँ के राज्य से राज्यपाल या राष्ट्रपति के अनुमति के वहाँ विचरण नहीं किया जा सकता। तो ये केवल सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। कुछ मूल अधिकार जो हैं विदेशियों को भी उपलब्ध हैं, ये देख लेते हैं। कुछ मूल अधिकार विदेशी नागरिकों उपलब्ध हैं। तो वो कौन से मूल अधिकार हैं? देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, इसके अंदर है, समानता का अधिकार के अंदर आता है ये। 19 नहीं होगा, देखिए अब 20, 21, 22 सभी हैं उनको उपलब्ध, ठीक। तो 20 है, 21 है, 22 है और आर्टिकल 25, ये सब आर्टिकल हैं। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 22 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। 20, 21, 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार अभी बताया है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आते हैं सब। 14 से 17 के बीच में जितने भी अधिकार हैं वो सब समानता, 14 से 18 कर लेते हैं, ठीक। समानता का अधिकार हैं सारे, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार भी है, नागरिकता का अधिकार नहीं है, ठीक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 23 से 24, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत, ठीक। आर्टिकल 19 to 22, ठीक है।
जो नागरिकता का अधिकार है मूल अधिकार नहीं है। ये संसद डिसाइड करती है कि किसको नागरिकता का अधिकार दिया जाए, किसे नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक। 1993 के बाद से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उसमें जो भूमिका है वो कॉलेजियम की है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जो संपूर्ण प्रणाली काम करती है, जिस पे राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति करेंगे। ठीक। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? डीपीएसपी आ गए, भाग 4 में है डीपीएसपी। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग रखना, ये भी है। और इसमें पूछा गया है भाग नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं पे है या भाग है पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको पता नहीं है क्या आंसर पता नहीं है तो आप ढूंढिए कि क्या भाग हैं। तो जैसे समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है। ठीक। आर्टिकल 39A। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये मूल कर्तव्य से संबंधित लगता है थोड़ा थोड़ा, है ना। और पर्सनल लॉ का संरक्षण, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद डी आर्टिकल ये ऑप्शन डी जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, ये आता है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। ठीक। इससे लिख लेते हैं आर्टिकल 50 के अंतर्गत। अब इन दोनों में आप देखिए कि क्या इसका उत्तर होगा। अनुच्छेद 48A जो है वो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और इनका संरक्षण प्रदान किया जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक मिनट, आर्टिकल नहीं है तो इसको आप ये ना समझ लीजिएगा ये नहीं है ना। ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा, ये तो मैंने इस पर लगा दिया था, इसका उत्तर रहेगा ये सी, नीति निर्देशक तत्व का भाग ये नहीं है, पर्सनल लॉ। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल 48 है। ठीक है, आर्टिकल 48A। नहीं, 49 होना चाहिए जहाँ तक है मेरा ख्याल। ठीक है, ये आर्टिकल 49 होगा। आर्टिकल 49। ठीक। आर्टिकल 48 जो है पर्यावरण से संबंधित है। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया है? ऑप्शन है 41वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां, 43वां और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो समाजवादी, संविधान में कुल कुछ 3 शब्द ऐसे हैं जो संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए, जो मूल संविधान में नहीं थे। इसका संशोधन जो है इंदिरा गांधी ने अपने समय में किया था जब वो प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 69 में था, फिर 1971 से 75 तक था, इमरजेंसी के समय भी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 42वां, 42nd। ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, ये एक शब्द तो है समाजवादी, 2 शब्द ऐसे और हैं जो जोड़े गए हैं, प्रश्न में आ सकते हैं कभी, क्योंकि एक ये आ गया, पूछे जा सकते हैं बाकी के 2 शब्द कौन से हैं। तो बाकी के 2 शब्द जो हैं वो 1976 में
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, CAA, ये नागरिकता सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, CAA, ठीक है, वो वाला CAA नहीं है। तो ये जो हुआ था 1976 में, ये 42nd था, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द है समाजवादी, एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है अखंडता, अखंडता, ठीक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। ये जो शब्द हैं, ये जो हैं संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये 1978 में हुआ था, जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी तब, ठीक है। इसमें जो कमियां थी, हाँ, जो ये अमेंडमेंट, इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, इसे लघु संविधान भी बोला जाता है, ठीक है, लघु संविधान। भारतीय संविधान के बहुत से अनुच्छेदों में इसका संशोधन किया इन्होंने, इसलिए, ठीक। 41वें और 43वें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इनको जानना भी जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले राज्य हैं, वो का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या राज्य मंत्री? तो इसके सीधा सा सिंपल सा आंसर है, इसका उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, ठीक। पूर्वोत्तर परिषद मतलब ईस्टर्न स्टेट जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड भी है, 10वां। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? वित्तीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, और सामान्य आपातकाल। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल संबंधित है, सामान्य आपातकाल से, ठीक है। जो आपातकाल भारत में लगते हैं अनुच्छेद 352 के तहत लगते हैं। जो वित्तीय आपातकाल है वो 359 के अंतर्गत आता है, 360 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 360। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ये, ठीक है, हमेशा ही रखिएगा। तो ये जो है आर्टिकल 356 है, और इसी को बोलते हैं, इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? BN राव, KM मुंशी। इनमें एक नाम तो सबको पता होगा, BN राव, संवैधानिक जो सभा बनी थी उसके ये सलाहकार थे, ठीक है, वे विधिक सलाहकार थे। SN मुखर्जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BN राव, SN मुखर्जी, KM मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका उत्तर होगा BN राव तथा SN मुखर्जी, ठीक है। ये कहते हैं संविधान सभा में BN राव के बाद अगर किसी को कानून की सबसे ज़्यादा जानकारी थी, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो इनको टक्कर देते थे इस कानून के मामले में। जानकारी कम थी ज़्यादा थी इसका तो निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले में टक्कर जो देते थे वो BN राव के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं? तो JL नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, संविधान सभा में जब
चीज़ें बन रही थी तो किसका कौन सा कार्य होगा और कौन जिम्मेदारी लेगा। जैसे संविधान की समितियां बनाई गई तो कुछ, तो उसमें एक झंडा समिति बनाई गई थी, तो जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, झंडा समिति, ठीक है। तो इसके निर्धारण के लिए राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के लिए बनाई गई थी जो समिति थी, उसे कहते थे झंडा समिति। झंडा समिति, ठीक ठीक। इसके थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, ये संघ संविधान समिति के सदस्य थे, ठीक है। इनके अंतर्गत थी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय संविधान समिति थी। जो राज्य थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे थे, ये देख रहे थे स्टेट गवर्नमेंट, तो ये प्रांतीय संविधान समिति। और भी समितियों के सदस्य थे ये सब। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति बनी थी, उसके सदस्य थे। अल्पसंख्यक की उप समिति बनी थी, उसके सदस्य थे। तो मूल अधिकार समिति के सदस्य भी ये थे, ठीक है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि मूल अधिकार समिति के सदस्य कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति, ठीक। बी आर अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। मसौदा समिति भी बोलते हैं इसे, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, ठीक है। इसके तीन तीन नाम हैं, कभी कभी तीनों, लेकिन इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी आएगा, ठीक है। अगर हिंदी शब्द ना समझ में आए तो उसको इंग्लिश वाला देख लेना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ज़्यादा फेमस है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक। इसी को कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब मसौदा, प्रारूप समिति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के थे ये सदस्य, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। संसद के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। हमेशा इस पर गोला बनाइए पहले, जिससे कि उत्तर देखने में दिक्कत ना हो। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, सही है। संसद के तीन अंग हैं, अभिन्न अंग है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। इन तीनों के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, सही है। तो राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी सही है। तो जब पता ना हो कि सही नहीं है क्या, तो उत्तर देखिए सही क्या सही है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी भी सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थायी सदन होता है ये। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, हाँ किए जाते कितने, 12 सदस्य, ठीक है, 12 सदस्य। तो उत्तर क्या हुआ, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि वो राज्यसभा में होते हैं, ठीक। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत है। ठीक, लिख देता हूँ चाहे तो मैं उसमें एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, एंग्लो। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके माता पिता में कोई एक सदस्य भारत का हो, इंडियन हो, और बाकी दूसरा विदेशी अंग्रेज हो कुछ भी, तो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय है, ठीक। तो एंग्लो इंडियन कितने होते हैं, 2 सदस्य, ठीक। इसलिए उत्तर गलत है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकतर उत्तर ऐसे ही आएंगे, सही नहीं है, तो सही नहीं पे हमेशा गोला बनाइए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। CAG का कार्य
काल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र होता है। सीएजी का वेतन भारत की संचयी निधि से जाता है। हाँ, सीएजी का वेतन जो है भारत की संचयी निधि से जाता है। भारत की संचयी निधि, भारत की संचयी निधि किसमें है? आर्टिकल 266, ठीक, संचयी निधि अनुच्छेद 266 में आती है। अब सीएजी का कार्यकाल समाप्त होने के जाने के बाद वह भारत सरकार के पद पर बना रहता है? नहीं, तो उत्तर यही हो गया, ठीक। उससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है? यस। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? हाँ। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें नहीं होता है? निर्वाचन आयोग, सिंपल सा आंसर इसका तो है ना। तो भारत का निर्वाचन आयोग ये आते हैं अनुच्छेद 324, ठीक। 324 से 329 तक होता है, लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग अगर पूछेंगे तो अनुच्छेद 324 तक। बाकी 25, 26, 27, 28, 29 जो है अनुच्छेद, उसमें इनकी कार्य प्रणाली है कि क्या कहाँ कौन से अनुच्छेद कार्य करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल भी देख लेते हैं, क्या है? आर्टिकल 124, ठीक। भारत के संसद के तो 3 अंग हैं, और भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग तो नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसका मतलब क्या है कि भारत में जितने भी कानून, जितने भी चुनाव आयोग कराता है चुनाव, उनकी समझ शक्ति जो है चुनाव कराने की, वो निर्वाचन आयोग के अंदर निहित है, ठीक है। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? विधि आयोग, संस्थान समिति, सहायोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। करीब वर्ष 1966 से 67 के बीच में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ठीक। उसका गठन हुआ था, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 1966, ठीक। प्रश्न अगर क्वेश्चन में कभी भी सन पूछा जाए तो 1966 रहेगा, ठीक। विधि आयोग अलग है, संस्थान समिति अलग है, ठीक। संस्थान समिति 1964 में आई थी, ठीक है। 1964 लिख देता हूँ तो याद आएगा, 1964 के संस्थानम नाम था इनका, ठीक। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया है। एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पंचायती राज संस्थाएं को कुछ 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं 11वीं सूची के अंतर्गत, जो पंचायती राज संस्थाएं करती हैं। उनमें से कौन कौन से कार्य ऐसे हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, सड़कें हैं, पुस्तकालय हैं, उच्च शिक्षा नहीं है, प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा नहीं है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है? देखिए, संसद की बैठक में वही उपस्थित हो सकते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्री, विधायक, ठीक, सांसद, ये सब हो सकते हैं। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये सॉलिसिटर जनरल कौन होता है जानते हैं? भारत सरकार का वकील होता है, ये जो केस लड़ता है भारत की तरफ पक्ष में। भारत के उपराष्ट्रपति तो होते ही नहीं है, ठीक। तो भारत के नियंत्रक सीएजी भी नहीं होता। भारत का महान्यायवादी ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, जो भारत को सलाह देते हैं कानून के संबंध में, और फिर उन्हीं सलाह के आधार पर सॉलिसिटर जनरल जो होता है केस लड़ता है, ठीक। तो भारत का महान्यायवादी, इसको जो ये अनुमति मिली है वो आर्टिकल 105 के अंतर्गत मिलती है। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार हैं जो मंत्रियों को मिलते हैं, तो इसको भी शक्ति मिली है।
संसदीय। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक। और संसद की दोनों सदनों की बैठक को कहते हैं संयुक्त बैठक। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये आप बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके कि भारत का वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के बारे में विचार करना है। एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का प्रयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक। तो ये तो उत्तर सही हो जाएगा। संविधान ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। ये भी सही है। तो उसके उत्तर हो जाएंगे दोनों, ठीक। पहला तो है और दूसरा भी है, संसद में शक्ति निहित की है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन किसमें है, अनुच्छेद 368 में, ठीक। भाग 20। तो अगर देखना चाहो तो संविधान संशोधन थ्री 368 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 है, ठीक है ना। संसदीय विशेषाधिकार किसमें है, आर्टिकल 105। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है। कार्यपालिका, ठीक। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद के किसी एक सदन के सदस्य को ही मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है पूछा गया, ठीक, सही है। तो लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 20% नहीं है, वो है 15%, ठीक। तो ये कितनी है, ये 15% है, ठीक है। तो ये उत्तर गलत है। तो ए तो हट गया। विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, प्रधानमंत्री का कार्य है ये कौन सा विभाग किस अनुसार दिया जाएगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अनुच्छेद 77 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक, के अंतर्गत। ठीक, तो इसलिए ये उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है। प्रधानमंत्री की शक्ति भारत के संविधान में है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, अभी पढ़ा है। मंत्रियों के बीच कार्य बांटने की शक्ति, मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने की शक्ति, किसी मंत्री के को एक विभाग से किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने की शक्ति। तो ये शक्तियाँ तो सभी हैं प्रधानमंत्री में निहित, लेकिन जो संविधान में ही संहिताबद्ध है वो है एक, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। ठीक, आर्टिकल 77 बताया था मैंने अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सीएजी, ठीक, सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। सीएजी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी को अधिकारिता और संघ सरकार की शक्तियों के साथ के लाभ सह विस्तृत हैं। तो पहली बात तो सही क्या पूछा गया है,
तो लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है? नहीं, सीएजी नहीं ले सकता, अटॉर्नी जनरल भाग लेता है, ठीक है। सीएजी केवल जो है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे कहते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सिर्फ इसी की बैठकों में भाग ले सकता है। इस लोक लेखा समिति में ये देखता है कि जो संचित निधि से धन निकला है वो कहाँ और किन कार्यों पर खर्च किया गया है। तो पीएससी में ये सब चीज़ें दिखी जाती हैं और ये सीजी रिपोर्ट रखवाता है इसमें, ठीक है। सीएजी को संचित निधि का प्रहरी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? भारत के नागरिकों के पास नहीं है, देखिए तो ऐसा कौन सा अधिकार है? भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार तो है ही। संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, ये तो है। अनुच्छेद 19 ये अधिकार देता है भारत के लोगों को, ठीक है। जो मूल अधिकार है पूछा है, तो मूल अधिकार में ये नहीं होगा संपत्ति अर्जन, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। सहकारी समितियों को बनाने का भी अधिकार है, कोई वृत्ति करने का, व्यापार करने का भी अधिकार है, ठीक। 24वां, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, आर्टिकल 54, ठीक, अनुच्छेद 54, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। तो कौन सा सही है पूछा है, तो इसमें सही क्या है? 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है। हाँ, 35 वर्ष या 35 वर्ष के ऊपर कोई व्यक्ति भारत के निर्वाचन के लिए पात्र है, सही है, ये तो सही है पहला, ठीक। तो मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकते हैं, अब ए और सी में फाइट है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, हाँ हो सकता है। भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ऐसी बाध्यता है कि कोई वहाँ का जो राष्ट्रपति है सिर्फ 2 बार, केवल 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। केवल 3 बार वहाँ राष्ट्रपति बने थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उन्होंने ही एफ डी रूजवेल्ट ने ही संशोधन करा दी के उसकी सीमित कर दिया थे पदवी 2 बार, ठीक। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है, हाँ नहीं है। तो इसका उत्तर 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? क्या बात है, ठीक। तो ये चार्टर एक्ट हैं। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट क्या हैं। तो जब ब्रिटिश भारत में हुकूमत कर रहे थे उस समय, जब व्यापार करने आए, इन्होंने कुछ चार्टर एक्ट प्लासी युद्ध के बाद 1757 के बाद या बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद से इन्होंने अपने कुछ नियम लाए, तो उन्हें चार्टर एक्ट किया गया। तो चार्टर एक्ट जो थे कुल 20 वर्षों के लिए जारी किए गए थे। चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, हाँ, फिर उत्तर देने में आसानी भी होगी। चार्टर एक्ट, चार्टर मतलब घोषणा पत्र, ठीक है, हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं, चार्टर इनका प्रसिद्ध नाम है। तो चार्टर एक्ट, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय काफ़ी से चार्टर एक्ट आए थे, तो जैसे सिटीजन चार्टर एक्ट आया था, है नागरिक घोषणा पत्र, भारत में भी है, तो वही चार्टर हैं, ये घोषणा पत्र होते थे कि क्या क्या कैसे सरकार कार्य करेगी अपना, उसके चार्टर ये जारी करते थे। तो चार्टर एक्ट जो थे
पहली पहली चीज़ में है कि ये 20 वर्ष के लिए जारी थे, 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए लागू। ठीक, कुल 4 चार्टर एक्ट जो थे लागू किए गए थे, और चार्टर एक्ट कितने थे? कुल 4। तो पहला चार्टर एक्ट आया 1813 में, ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा चार्टर एक्ट आया 1833 में। नहीं, पहला चार्टर एक्ट जो आया था 1813 नहीं होगा, ठीक है। पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में। ठीक, पहला चार्टर एक्ट जो आया था वो आया था 1793 में। फिर सेकंड चार्टर एक्ट जो आया था वो 1813 में आया। फिर थर्ड आया चार्टर एक्ट 1833 में। और फिर फोर्थ जो था वो 1853 में आया था। ये फोर्थ वाला खास है क्योंकि ये 20 वर्ष के लिए जारी नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये 3 चार्टर एक्ट जो थे ये 20 वर्ष के लिए थे, ठीक है, 20 वर्ष के लिए। जो 1853 का चार्टर एक्ट था वो 20 वर्ष के लिए जारी नहीं किया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष के लिए जारी नहीं। ठीक, तो एक ये है। तो इसमें जो, हाँ, तो इसमें प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये आपको चार्टर एक्ट का पता होंगे तो उसका उत्तर देने में आसानी होगी। तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन में उच्चतर पदों पर भारतीयों को, 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारतीयों को उच्च पदों से प्रतिबंधित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट में। ये आपका काम है कि 1793 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में, बल्कि सारे चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल कौन था ये पता करना। 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि भारतीयों को उच्च पदों में लिया जाने लगा, ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट है, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे भारत से। सिर्फ चाय और चीन पर इनके अधिकार बने हुए थे, बाकी सारे जितने भी अधिकार थे वो सब क्राउन के अंतर्गत आ गए थे, ठीक है। 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है। पहला ऑप्शन तो उसका सही है भाई, दूसरा गलत है, ठीक। तो पहला सिर्फ इसका सही है। कौन सा सही है पूछा गया है, तो पहला है। राज्य की उत्पत्ति जैसे सिद्धांत इसमें नहीं दिखे हैं, इससे प्रशासन से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है, राज नहीं प्रशासन से संबंधित, ठीक है। तो सैद्धांतिक मुद्दे जो हैं वो प्रशासनिक हैं, प्रशासनिक हैं, ठीक है। प्रशासनिक मुद्दे, सैद्धांतिक मुद्दे कौन से हैं, प्रशासनिक है, ठीक। तो ये अपने आप ही गलत हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्म, अच्छा मेल सुमेल करना है, कौन सी अनुसूची कौन से उसमें मिलेगी, ठीक है। अनुसूची देखते हैं, 8वीं है, दूसरी है, चौथी है, 10वीं है। तो 8वीं अनुसूची सुमेलित नहीं है पूछा गया, ठीक है, मेल नहीं करना है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पे ध्यान देना है। तो 10वीं अनुसूची 1952 में आई थी। दर बदर के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध सही है भाई। ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1952 में, ठीक है। बावनवा संविधान संशोधन था, ठीक है, 1952 में आई थी ये। तो
8वीं सूची में भाषाएं हैं, दूसरी सूची में शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप हैं, नहीं, दूसरी गलत है। दूसरी अनुसूची में वेतन है, ठीक है, पदाधिकारियों की सूची दी गई है जो भारत में पदाधिकारी होंगे, तो दूसरी अनुसूची गलत है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, ठीक है, कि राज्यसभा में कितने कितने लोगों के राज्य के क्या स्थिति होगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, बंगाल की क्या स्थिति है, तमिलनाडु की क्या स्थिति है, वो चौथी अनुसूची में है, ठीक है, अनुसूचा नहीं अनुसूची है, ठीक। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो भारत के 24 भाषाएं दी गई हैं वो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित की गई है। हाँ, ये मैंने अभी बीच में बताया भी था। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का कार्यप्रणाली दी गई है। भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है, नहीं, ठीक है, तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, ठीक है। विकल्प पे विचार करिए कि सभी संशोधन लिखे हैं। जब उत्तर में कभी सभी आ जाए या केवल आ जाए, इस तरह के शब्द आ जाएं, तो समझ लीजिए कि वो उत्तर अधिकतर में गलत है। कहीं कहीं सही भी होते हैं लेकिन कहीं कहीं गलत भी होते हैं। सभी संशोधनों में नहीं, जैसे सामान्य संशोधन में वहाँ के राज्यों की सहमति नहीं चाहिए, ठीक। कुछ संशोधन होते हैं, जैसे अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में संशोधन, भाग 3 और भाग 4 में संशोधन करने हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, भाग 3 भाग 4 में संशोधन करना है, तो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है, राज्यों के स्थानों का परिवर्तन है, भागों का परिवर्तन है भारत के, उसमें ये संशोधन आएंगे, राज्यों की सहमति जरूरत होगी। वो भी सभी राज्यों की भी नहीं है, उसमें आधे से अधिक राज्य होते हैं, ना कि सभी, ठीक है, तो विकल्प इसका एक सही है सिर्फ। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देता है, पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, तो इस्तीफा देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसमें खासियत क्या है जानते हैं, इसमें खासियत है कि दोनों ही एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिर्फ लोकसभा के हैं ये सिर्फ, ठीक है। ये त्याग पत्र जो है ना, त्याग पत्र को बीच में लिख देते हैं, त्याग पत्र, ठीक, जो त्याग पत्र है वो एक दूसरे को देते हैं, ये त्याग पत्र इनको देते हैं और ये त्याग पत्र इनको देते हैं, ठीक है, चलता रहता है, एक दूसरे में ही बराबर कर लेते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमीशन, CVC, निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा संथानम समिति, ठीक। ये 1964 में आई थी, मतलब समिति तो 1962 से 64 की बनी थी, लेकिन 1964 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सौंपी थी, तो इसलिए इसे 1964 माना जाता है। समिति तो बनी थी 1962 से 1964 के बीच में। अन्य उत्तर हैं, इनमें ऑप्शन देख लेते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधार समिति थी, ठीक है, चुनाव सुधार समिति थी, है चुनाव सुधार, हाँ, एक चीज़ में और ये है, EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सुझाव दिया था वो दिनेश गोस्वामी समिति ने ही दिया था, और अपराधियों पर नियंत्रण करने के भी कुछ सुझाव दिए थे। इसकी एक खासियत है कि दिनेश गोस्वामी जो थे मंत्री थे, तो किसी मंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली जो पहली समिति थी चुनाव सुधार समिति, वो दिनेश गोस्वामी समिति थी, ठीक है। तो ये भी एक उत्तर अच्छा है, इसमें लिख लेते हैं इसको भी, तो चुनाव सुधार समिति थी और मंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली पहली समिति, मंत्री की
पहली समिति, ठीक है। तो यदि कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सी चुनाव सुधार समिति किसी मंत्री की अध्यक्षता में बनी है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक। तारकुंडे समिति भी चुनाव सुधार समिति थी, ठीक है, वीएम तारकुंडे। नरसिम्हन समिति बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, नरसिंह समिति बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, तो इससे लिख देते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकों में जैसे सुधार जो होंगे उनके अनुसार था बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, रखा गया है। तो ये हमने शायद पहला है दूसरा ही मेरा हम लोग का क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। समाजवादी पूछा गया था इसमें, इससे पंथ निरपेक्ष आ गया, अखंडता बचा है, वो हो सकता है कि इस बार आ जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाकी 44 बताया था मैंने आपका 1978 में हुआ था संविधान संशोधन, ये 1978 में हुआ था, ठीक है। इसमें ये उपचार कहे जाते हैं लघु संविधान के, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के उपचार जो है 44वें संविधान संशोधन में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो है 10वीं अनुसूची, ठीक। तो इसमें 10वीं अनुसूची लिख देता हूँ, 10वीं ठीक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के दो उपबंध, दो अनुच्छेद ऐसे बताने हैं उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो इसमें दो शब्द हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन, पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है संविधान की समीक्षा करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। तो इसमें कहते हैं कोई भी ऐसा कानून जो संसद बनाती है, कोई भी संसद द्वारा बनाया गया कानून जो संविधान के विरुद्ध है या संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, उसकी समीक्षा करने का जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है उसको निरस्त करने का अधिकार संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत विधिक उपचारों का अधिकार दिए गए हैं, ये है ना, मूल अधिकार है ये अनुच्छेद 32, ठीक है। तो 12 से 35 हैं मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसे, ठीक। तो आर्टिकल 32 ये है संवैधानिक आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इसे। एक प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो वो अगर ऐसे नॉर्मल आएगा तब तो जे नेहरू होंगे, प्रस्तावना को बोला है संविधान की आत्मा, ठीक। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेके आता है या अनुच्छेद 32 को किसने बोला है संविधान की आत्मा, तो प्राण और आत्मा कौन है संविधान की, अनुच्छेद 32, ठीक। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो न्याय पुनर्वलोकन होता है वो करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो कार्य करता है वो करता है हाई कोर्ट, ठीक। हाई कोर्ट, ठीक। कुछ और भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 44 जो है
वो समान नागरिकता से संबंधित है। और समान नागरिकता जो है किसी भारतीय राज्य में पहली बार कहाँ लागू हुई है? उत्तराखंड में, ठीक है। अनुच्छेद 44 जो समान नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है, ठीक है। ये आगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर तो देखा होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में सामाजिक तंत्र की विफलता और देश में वित्तीय अस्थिरता। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। ये आर्टिकल 56 में है, ये आर्टिकल 360 में है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक, क्यों? ये 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आंतरिक अशांति की जगह ये सब शामिल किया गया, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। ठीक, तो पहले क्या शब्द थे? युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति शब्द था। ठीक, इसी आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर ही इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, ठीक, 1975 में। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कब किया गया ये जान लेते हैं। तो 44th, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 के तहत सब शामिल किए गए। इसमें एक और चीज़ है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी शामिल की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सब शामिल किया गया? एक सब था मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, मंडल, ठीक, की लिखित सिफारिश है, याद रखिएगा। मौखिक सिफारिश नहीं है कि बोल दिया और कर दिया, लिखित सिफारिश। ठीक, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश सब शामिल किया गया। और क्या शामिल किया गया? 3 शब्द जो थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक, तो ये भी लिख देता हूँ, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की जगह लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक, ये 3 चीजें इसमें शामिल की गई। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 352 में ही किया गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि एक मिनट, थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी, कॉल आ गई थी तो उसे देखना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 में ही हुआ है सिर्फ, याद रखिएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये आ भी सकता है या आया भी होगा कभी ना कभी किसी एग्जाम में। तो ये प्रश्न जो है यूपीएससी का, एनडीए का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको आयोटा 2.0 में आएंगे, तो इसको आप देख लीजिए। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द केवल आर्टिकल 352
में ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसके संबंध रखती है? ठीक है, चलिए, चौथी अनुसूची है, चौथी, पांचवी, छठी, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। ठीक, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंध का उपबंध जो है ये है अनुसूची 5, अनुसूची 5। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पहले के क्वेश्चन में, कि अनुसूची 6 का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। बाकी के जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड के हैं और महाराष्ट्र में कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, या फिर एमपी में जनजातीय क्षेत्र हैं, जो उनके क्षेत्रों का संबंध जो है अनुसूची 5 से है। ठीक है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ठीक, ये तो हो नहीं सकता, पहला उत्तर हो गया। भाषाएं जो है भाग 18 में है। ठीक, भाग 17 में है। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत स्वरूप सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? बहुत फेमस मामला है, केशवानंदन भारती मामला। ये हुआ था 1973 में। इसमें संविधान का आधारभूत सिद्धांत दिया गया था, यही पूछा गया है। संविधान का आधारभूत ढांचा, स्ट्रक्चर। ठीक, ढांचा। ठीक, 1973 में। और केशवानंदन भारती जो थे, केरल के थे, एक पीठ के पुजारी थे, तो उनकी संपत्ति से संबंधित मामला था, उसी में ये प्रकाश में आया था। और भी मामले थे, लेकिन ये मामला काफ़ी फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी पीठ, अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ का निर्माण किया गया था, कुल 13 न्यायाधीश। ठीक है, तो इस मामले में सबसे बड़ी पीठ थी संविधान पीठ, सबसे बड़ी संविधान पीठ, सबसे बड़ी संविधान पीठ। 13 न्यायाधीश थे, 13 न्याय। संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है, जो संविधान के किसी पक्ष से जुड़ी हो व्याख्या, उसको अधिकार जो है केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ना कि किसी राज्य के हाई कोर्ट को, केवल सुप्रीम कोर्ट को है, जो दिल्ली में बैठता है। मेनका गांधी मामला जो है मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, कुछ चीज़ों में जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है मेनका गांधी का मामला। गोलकनाथ मामला भी संविधान की से संबंधित है। उस मामले में बोला गया कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इस मामले में मान लिया गया। ठीक है, SR बोम्मई मामला जो है मुख्यमंत्री के संबंध से संबंधित है, मुख्यमंत्री थे बोम्मई, तो उनसे संबंधित है, MP के। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? तो असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होती। यहाँ जो है जनजातीय परिषदें हैं। ठीक है, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, यहाँ पर जनजातीय परिषदें हैं। जो जनजातीय लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोग अपना बना लेते हैं, 5, 6, 10, 9, 10 या 12 सदस्यों की, 15 तक मैक्सिमम हो जाता है, तो वहाँ वो चलती है जनजातीय परिषदें, वही अपना सारा फैसला सुनाती हैं। तो वहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मिजोरम में। ठीक, नागालैंड, मेघालय तो इम्पॉर्टेंट राज्य है, मिजोरम पर ध्यान दीजिएगा। और भी राज्य हैं, जैसे कि मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ऐसे भी इलाके हैं कुछ। भारत के संविधान के अधीन निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बस मूल अधिकार कौन सा नहीं बताना है, ये तो बहुत सिंपल है। तो बताइए, शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार। तो पहली बात तो नहीं है पे ध्यान देना है।
शिक्षा पाने का अधिकार तो अनुच्छेद 21 के तहत ही है। काम पाने का अधिकार भी है, अनुच्छेद मूल अधिकार ही है भाई, है ना। संगम बनाने का अधिकार भी मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत। तो शिक्षा और 1 और 3 तो हैं, तो 1 और 3 को हटा देते हैं, नहीं पूछा गया है। तो 1 और 3 जिसमें जिसमें हटा देते हैं, तो पहला ऑप्शन हट जाएगा और डी हट जाएगा। 2, 4 और 2 बचा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। कोई व्यक्ति का व्यवसाय करने का अधिकार तो है, काम पाने का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। केवल 2 हो जाएगा ऑप्शन का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्विष्ट है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, 7वीं अनुसूची पूछ रहे हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची सम्मिलित है, ठीक। भाषाओं की सूची जो है 7वीं अनुसूची में नहीं है। दल परिवर्तन के आधार पर विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध नहीं है, ठीक। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 फिर आ गया, ठीक है। आर्टिकल 368 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की करने की भारत की शक्ति संसद में निहित है, बस यही एक ऑप्शन है, ये लीजिए, ये आ गया उत्तर आपका सीधा सीधा, ठीक। भारत संघ की राजभाषा भाग 17 में है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, पूछ रहे हैं। भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्य नहीं है, पूछ रहा है, ठीक। तो भारत के संविधान का पालन करना एक कर्तव्य है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना भी मूल कर्तव्य में है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी कर्तव्य है कि आगजनी जैसी घटनाएं ना की जाएं, ठीक। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक, ये ऐच्छिक विषय है। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी एक कर्तव्य है कि कोई इसके विरुद्ध कार्य ना करे। निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है, जानते हैं? 3 जनवरी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परिसंघवाद फेडरलिज्म और संविधान के किसी भाग का शोधन करने के संसद की निर्वात शक्ति। तो आधारभूत विशेषता नहीं है। तो आधारभूत विशेषता क्या होती है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, आधारभूत विशेषता जो है, जो संविधान में ही अंतर्निहित हो, इसकी भाषा या परिभाषा ना दी गई हो, वो है, ठीक है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ही इसकी बताता है कि क्या आधारभूत विशेषता है संविधान की, क्या नहीं है, क्योंकि संविधान के किसी अनुच्छेद के बारे में अगर स्पष्टता नहीं कहा जा सकता कि ये क्या चीज़ है और इसका अर्थ क्या है, तो उसकी व्याख्या जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए समय समय पर आधारभूत विशेषता भी वही बताता है। जैसे केशव ने अंदर भारतीय संविधान में बताया ना, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। ये केशवानंदन भारतीय संविधान में आया था, इसी को ही आधारभूत ढांचे की संकल्पना या निर्णय बोला जाता है। तो आधारभूत विशेषता नहीं है। मूल अधिकार तो संविधान के आधारभूत विशेषता हैं, परिसंघवाद भी है और संशोधन करने की संसद की शक्ति जो है वो भी है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें। अगर आपने राज्य व्यवस्था पॉलिटी को ठीक ठाक तरीके से कई बार पढ़ा है तो उत्तर देने में कभी परेशानी नहीं होती है, चाहे जितना भी आए उत्तर कठिन। बस आप ऑप्शंस पर विचार करिए कि क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें पूछा गया संविधान का 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा गया है कि उसकी आधारभूत विशेषताएं क्या है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है। तो ये समझ में आ रहा है कि पंचायतों से संबंधित पूछा गया है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक। तो क्या पूछा गया है,
ऑप्शन पर विचार करते हैं। ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध। ठीक है, सही है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये है सही। पहले इसको देख लीजिए, जो सरल सरल है उनको पहले छाट लीजिए कि क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। संविधान की 11वीं सूची का पुनः स्थापन, 11वीं सूची, ठीक है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कि हो सकता है, पहला तो है, तो पहला और तीसरा किस में है, तो ये तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि पहला ही नहीं इनमें, ये उसी बचा है। तो क्या हो सकता है उत्तर? अब हमारे पास पहला है और तीसरा उत्तर सही है हमारे। 2 और 4 में फाइट करनी है अब कि उसका उत्तर क्या होगा। तो 2 को पढ़ते हैं फिर से। एससी और एसटी महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण, ये तो है। इनके लिए राज्य जो है अपने सुविधानुसार आरक्षण का प्रावधान करता है। सब राज्यों में अलग अलग आरक्षण है, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए। उत्तराखंड में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, हर जगह अलग अलग है, बिहार में अलग है। चौथा क्वेश्चन इसका नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा पहला ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी क्या कथन सही है, पूछा गया है। प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो आप काट दीजिए पहले ही। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। हाँ, ठीक, तो सही पूछा है। तो ये है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं है? प्रारूपण मतलब वही ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। प्रारूपण समिति जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी है। ये कौन सी कमेटी है? ड्राफ्टिंग। जब काफ़ी हिंदी कठिन आ जाए तो इंग्लिश देख लेनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक। तो सदस्य नहीं था पूछा है। प्रारूप समिति में जो थे 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनाई गई थी। ये कब बनी थी प्रारूप समिति? 29 अगस्त 1947 में, ठीक। कुल 6 सदस्य थे इनमें, ठीक है। इसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे, के एम मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, एक गोपाला स्वामी अयंगर थे, डीपी कैथान थे, एम मित्रा थे, ठीक है। तो इसमें एम के गांधी नहीं थे, ठीक। तो कुल सदस्य कितने थे इसमें? 6, ठीक। कभी आ जाए प्रश्न कितने थे, तो कुल सदस्य 6 थे। अम्बेडकर अध्यक्ष सही नहीं थे, कुल 6 सदस्य थे प्लस एक अध्यक्ष था, ठीक है। ये जो एक हैं ये अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, अपने सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और उसे संरक्षित करना। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अधिकतर सही ही होती हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। तो जो सही है उनको निकाल लेते हैं पहले। समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषता एससी एसटी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। तो मौलिक कर्तव्य पूछा गया है ना कि मूल अधिकार पूछा गया है, ठीक है। तो ये मूल अधिकार में आता है, चौथा हटा देंगे पहले ही, तो सी और डी हट जाएंगे पहले ही, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता, चौथा हटा ही दिया है। अब पहला दूसरा तीसरा देखते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना, उनका अनुगमन करना, ठीक है, सही है ये।
अपने सामाजिक संस्कृति की धरोहर का सम्मान करना, उसे संरक्षित करना, ये भी सही है। ठीक, तो पहला और दूसरा होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषता जातियों और सचिव हितों को बढ़ावा देना, ये मूल अधिकार में भी कहीं कहीं है और डीपीएसपी में भी है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी सीधा सीधा कंसेप्ट है। ठीक, मूल अधिकारों में भी, डीपीएसपी में भी है, तो ये नहीं होगा। तीसरा अपने आप ही हट गया, तो पहला दूसरा हो गया। ठीक, तो जो नहीं है, सही नहीं है पूछा है। अरे सही नहीं पूछा भाई, तो ये तो सही बता दिया मैंने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक, सही नहीं है, ठीक, ये पूछा गया है, तो ये तो सही है। और तो ये नहीं है सही, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो सही कौन से नहीं है, ये, इसका उत्तर होगा सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें इसलिए आयोजित की जाती हैं, किस लिए आयोजित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, कोई बैठक आयोजित नहीं होती है। सिंपल चुनाव होता है जिसमें विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए तो ये भी नहीं होता, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं शामिल। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए नहीं, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। हाँ, ये है। तो संयुक्त बैठक जो है, अगर ये आर्टिकल कौन सा है, 108, ठीक है, 108। ठीक, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत शामिल की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 मूल अधिकार है के अंतर्गत पूछा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 21 जो है भारत के नागरिकों को भी उपलब्ध है और विदेशियों को भी है। ठीक, ये तो सही है, तो सही है पूछा गया है, सही है। ठीक है, तो ये तो सही है, पहला हो गया। इसमें कार्यपालिका विधायक कार्रवाई से संरक्षण का समावेश है, हाँ ये भी सही है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है, हाँ। अच्छा, 21 में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तो वही सम्मिलित, तो पहला और तीसरा तो ऑप्शन सही है तुम्हारा, तो पहला तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि पहला तीसरा तो सही है दोनों में, तो दूसरे और चौथा देखना हमें। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता नहीं। अनुच्छेद 21 को किसी भी, ये गलत है। ठीक है, तो चौथा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक, तो अनुच्छेद 21 को किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता, यहाँ तक कि आपातकाल में भी इसका निलंबन नहीं होता जल्दी। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 19 का आपातकाल में निलंबन होता है अनुच्छेद 52 में, लेकिन अनुच्छेद 21 का नहीं होता। ठीक है, अनुच्छेद 21 का कभी भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्राण दैहिक की स्वतंत्रता जो है, जीवन जीने का अधिकार जो है, आदमी का मूलभूत अधिकार है। जानकर आश्चर्यजनक होगा कि बिजली पाने का अधिकार, बिजली का अधिकार जो है वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, कभी अगर आ जाए प्रश्न में बिजली, तो मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का भी लक्षण नहीं है? संघीय मतलब कि दो सरकारें जहाँ हो, इसमें सरकार के दो स्पष्ट स्तर होते हैं, ये तो स्तर है ही, तो नहीं ये पूछा है ना, तो ये तो है भाई, दो सरकारें होती हैं, संघ और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकारें। सरकार के प्रत्येक स्तर पर की जिम्मेदारी जो है और शक्तियाँ एक लिखित संविधान में सुस्पष्टतया निर्धारित होती हैं। हाँ, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। नहीं होता है भाई, यही गलत हो जाएगा फिर तो लगता है। सर्वोच्च न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों में मध्यस्थम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, ये सौंपी गई है, तो सी ऑप्शन थोड़ा लग रहा है नहीं होगा। विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच में जो शक्तियों का पृथक्करण होता है, तभी तो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, तो शक्तियों का पृथक्करण होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 आ गया, ठीक है। तो इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किसमें है? आर्टिकल 25। ठीक, यह देखते हैं ऑप्शन, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हाँ, लेकिन 3 शर्तों के साथ देता है। आगे देखते हैं जो शर्तें क्या हैं, ये देखते हैं। यह धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों के स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। जो ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं ना, किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रताएं, वो किनके आधार पर दी गई हैं? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों के अधीन होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता मिलती है। ठीक, राज कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। हाँ, तो सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, पहला और तीसरा तो सही है, ए और सी ऑप्शन तो इसमें सही है। अब आए ऑप्शन बी और डी। यह धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है। देता है, तो डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, सही नहीं है। 50 क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न है पीवाईक्यू का हमारे। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जाता है? विधि के समक्ष अधिकार, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मूल अधिकार हैं, देखते हैं। तो विधि के समक्ष अधिकार तो सभी को है, ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। यह आर्टिकल 17 के तहत आता है, ठीक है, विधि के समक्ष अधिकार आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ठीक है। विभेद के विरुद्ध अधिकार मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक, ये भी है। अस्पृश्यता का अंत भी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, तो ये अलग अधिकार है, तो चौथा नहीं होगा इसमें। तो क्या पूछा गया इसमें? सही उत्तर बताना है, ठीक है, सही उत्तर बताना है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक। तो हमारी आज की पीवाईक्यू आपकी हो गई हैं सारी। तो हम देखते हैं कि ये सारे उत्तर हो गए हैं। कुछ प्रश्नों में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आप अगर आपको कोई लगता है कि विकल्प गलत टिक हो गया है या फिर गलत उत्तर आ गया है या व्याख्या कुछ गलत हो गई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप बता दिया करिए, तो उसको मैं सुधार लूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जितने भी गलत प्रश्न होने हो सकते हैं तो हो जाएं, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठेंगे आयोग की, अपनी एनडीए की, तो वहाँ उत्तर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी बार की जाए उतना अच्छा है। गलत हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद उसका सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद सिर्फ रिजल्ट आता है, वो सकारात्मक या नकारात्मक रूप में आपके सामने अभिलक्षित होता है, ठीक है। तो मेरी आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे वाली क्लास में मैं और पीवाईक्यू लेके आऊँगा। ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकनॉमी के, हिस्ट्री के भी और बचे हुए हैं काफ़ी चीज़ें, तो उनके भी आएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको एक क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लगे रहिए अपने क्लास में। ओके, थैंक यू।